स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर वेल। आज हम क्लास 12th फर्स्ट चैप्टर के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ हैं, गाउस का नियम। गाउस का नियम जानने से पहले हमें कुछ और टॉपिकों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये आपको पिछले लेक्चर में भी बताया जा चुका है। एक बार फिर मैं यहाँ पे आपको रिपीट कर रहा हूँ। गाउस का नियम से पहले हमें किन किन चीज़ों के बारे में जानकारी रखनी होगी। एक है क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर के बारे में हमें बात करनी है। बच्चों, एरिया वेक्टर क्या होता है? अब हमने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी के बारे में, सदिश और अदिश राशियों के बारे में 11th क्लास में हम पढ़ चुके हैं। और वहाँ पे हम क्षेत्रफल को अदिश राशि के रूप में इसकी गणना करते थे। क्षेत्रफल को अदिश राशि के रूप में लेते थे क्योंकि क्षेत्रफल की अगर हमें जानकारी लेनी है तो हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, केवल मैग्नीट्यूड से हमारा काम चल जाता है। लेकिन फिजिक्स में कई प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिन्हें सॉल्व करने के लिए हमें एरिया को, क्षेत्रफल को एज ए वेक्टर क्वांटिटी, एक सदिश राशि की तरह हमें इसको कंसिडर करना होता है। तो अगर हम वेक्टर क्वांटिटी की तरह अगर हम एरिया को कंसिडर कर रहे हैं तो बात ये उठती है कि उसकी डायरेक्शन किधर को होगी। तो अगर मैं यहाँ पे कोई एक क्षेत्रफल ले रहा हूँ, ये कोई क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल वैसे तो हमारा अदिश राशि होता था, लेकिन अगर हम इसे सदिश की तरह अगर कंसिडर कर रहे हैं तो इसका जो इसके बारे में जो हमें जानकारी लेनी होगी, अगर इसे डी एक सदिश राशि की तरह मैं अगर इसके बारे में बात करूं तो सदिश राशियां दो चीज़ों से मिलकर बनती हैं। एक तो मैग्नीट्यूड उसके परिमाप से और दूसरी दिशा से, है ना, उसकी डायरेक्शन से। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इस सदिश राशि की मैं बात करूँ तो इसका जो ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड तो इसकी वही जो इसका क्षेत्रफल है जो हम सामान्य तौर पर इसकी गणना करते हैं, और दिशा जो ये डायरेक्शन के बारे में जो हम ये बात कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, इसके पृष्ठ से जो लंबवत दिशा होगी ये इसके डायरेक्शन होगी। तो हमें केवल इतना ध्यान रखना है, कोई अगर क्षेत्रफल सदिश होगा तो क्षेत्रफल सदिश कहाँ आएगा, क्षेत्रफल के लंबवत दिशा में। क्षेत्रफल के लंबवत दिशा में क्षेत्रफल सदिश आता है। जैसे मेरा हाथ है, एक क्षेत्रफल है, तो इसका जो डायरेक्शन आएगा ऊपर को, है ना, इस तरीके से ये इसका क्षेत्रफल सदिश का डायरेक्शन होगा। दूसरी बात, वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स इसके बारे में भी पहले मैं आपको बता चुका हूँ, थोड़ा फिर आपको जानकारी दे दूँ वैद्युत फ्लक्स के बारे में कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। ये कोई एक पृष्ठ है, कोई एक एरिया है, इससे गुजरने वाली, इस पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाएं हैं उनको हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो अगर मैं ये पृष्ठ ले रहा हूँ जिसका कि क्षेत्रफल डी ए है, तो क्षेत्रफल सदिश कहाँ हो जाएगा, इसका लंबवत दिशा में हो जाएगा। ये इसका क्षेत्रफल सदिश का दिशा है जो हम यहाँ बात कर चुके हैं। अब इस पृष्ठ के लंबवत कहने का मतलब है क्षेत्रफल सदिश की दिशा में जो निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं हैं, है ना, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जिन्हें हम कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, उनको हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक ही बात है। तो माना ये कोई पृष्ठ है और इससे जो है 4 वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, तो हम कह देते हैं कि इसका फ्लक्स कितना है, 4 है। यहाँ से अगर 6 क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, हम कह देंगे इसका फ्लक्स 6 है। ये तो हो गया अगर इस पृष्ठ के लंबवत क्षेत्र रेखाएं गुजरती हैं, यानी जो क्षेत्रफल सदिश है उसकी दिशा में अगर क्षेत्रफल रेखाएं निकलती हैं। अगर ऐसा ना हो, ये डी क्षेत्रफल है और इस दिशा में ना निकल के किसी और दिशा में जो है अगर वैद्युत बल रेखाएं हैं निकलेंगी, तो क्या फ्लक्स होगा या नहीं होगा? तो बच्चों बिल्कुल यहाँ पर भी फ्लक्स होगा। ऐसे फ्लक्स की गणना कैसे की जाएगी? तो हम ये मानेंगे, माना क्षेत्रफल जो है डी ए की डायरेक्शन से ये जो वेक्टर हैं, जो वैद्युत रेखाएं हैं, ये थीटा कोण पर निकल रही हैं। तो ऐसी केस में जो है हम क्या करेंगे, इसका ये वाला कंपोनेंट ई जो है इसकी दिशा में, डी ए की दिशा में जो कंपोनेंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये कंपोनेंट हो जाएगा ई कॉस
थीटा, है ना। तो इसकी हम गणना करेंगे और ये हमारा फ्लक्स बनाएगा। तो ऐसे केस में जो हमारा फ्लक्स आता था, हम E इंटू डी ए इस तरीके से इसकी गणना करते थे फ्लक्स की, और यहाँ पे फ्लक्स की गणना कैसे हो जाएगी, E डी ए कॉस थीटा, है ना, इस प्रकार से। तो ये हमारा एक स्पेसिफिक केस का फॉर्मूला हो गया, और जो जनरल फॉर्मूला है हमारा फ्लक्स का E डी ए कॉस थीटा, इसको हम E डॉट डी ए बी लिखते हैं, ये फ्लक्स है। तो हमें क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत फ्लक्स दोनों की जानकारी होना बहुत आवश्यक है, तभी हम अगले टॉपिक गाउस के नियम को समझ पाएंगे। तो आइए चलते हैं गाउस के नियम में। मैंने स्टेटमेंट नोट करके रखा हुआ है गाउस का नियम, हम देख सकते हैं। निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से बद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स का, निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से बद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स का मान पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। ठीक है, मैं वापस इस टॉपिक पे आ रहा हूँ। ये वैद्युत फ्लक्स की हमने बात की कि यहाँ पर जो क्षेत्रफल रेखाएं हैं, जो सॉरी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, इनकी संख्या को हम फ्लक्स कहते हैं। अब इसकी गणना कैसे हो कि किसी पृष्ठ से निकलने वाला जो क्षेत्रफल रेखाएं हैं, जो क्षेत्र रेखाएं हैं, वैद्युत बल रेखाएं हैं, इनकी गणना कैसे हो, इसके लिए कौन सा हमारे पास भौतिक राशि है, उसके बारे में हमें जानकारी इकट्ठी करनी थी। तो गाउस महोदय ने इसके बारे में हमें जानकारी प्रोवाइड करवाई है। उन्होंने ये कहा है कि अगर हम वैक्यूम निर्वात में जो हैं कोई एक पृष्ठ है, इससे निकलने वाले फ्लक्स की बात कर रहे हैं। मैं थोड़ा और इजी एग्जांपल के साथ आपको बता देता हूँ। ये कोई एक बल्ब है ना, ये फिलामेंट है ना, इससे क्या है, लाइट बाहर निकल रही होंगी, लाइट बाहर निकल रही है, हम कह रहे हैं कि ये फ्लक्स बाहर निकल रहा है ना, लाइट बाहर निकल रही है, मैं कह रहा हूँ कि फ्लक्स बाहर निकल रहा है। ये कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है, इसे हमें कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने का तरीका मैंने आपको क्या बताया कि गाउस के नियम के अकॉर्डिंग क्या है कि माना ये Q आवेश यहाँ पे रखा हुआ है, टोटल चार्ज Q है। तो गाउस के थ्योरम के अकॉर्डिंग इससे जो निकलने वाला टोटल फ्लक्स होगा, वो फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज। ठीक है, टोटल चार्ज के जितना चार्ज इसके अंदर रखा हुआ है उसके 1/ε0 टाइम्स इससे निकलने वाला टोटल फ्लक्स होगा, जहाँ पर ε0 क्या होता है, निर्वात की वैद्युतशीलता। तो इसके बराबर होता है, यह है गाउस का नियम का स्टेटमेंट। तो इसका हम प्रूफ निकालते हैं। प्रूफ के लिए देखिए, मैंने यहाँ पर एक बार फिर गाउस के नियम का स्टेटमेंट देखते हैं। निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से बद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स का मान पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इस बात को हमें प्रूव करना है। मैंने कुछ पॉइंट नोट करके भी रखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक आवेश ले रहे हैं, एक चार्ज ले रहे हैं। तो हमें पता है कि अगर आवेश है, आवेश से क्या होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती हैं। इस प्रकार से ये वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं। वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकलने का मतलब फ्लक्स बाहर निकल रहा है ना, ये फ्लक्स बाहर निकल रहा है। तो टोटल कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है, इसकी हमें काउंटिंग करनी है। इस फ्लक्स की हमें काउंटिंग करनी है। उसके लिए मैंने क्या किया है, इसके अराउंड एक मैंने गॉसियन स्पेयर को कंसिडर कर लिया। एक गाउसीय पृष्ठ मैंने लिया हुआ है, गोलीय पृष्ठ, एक गोले का पृष्ठ मैंने लिया हुआ है इसके चारों ओर। तो ये चार्ज है, इसके चारों ओर मैंने एक गॉस का पृष्ठ, एक गोलीय पृष्ठ लिया हुआ है जिसकी त्रिज्या r है ना। ये पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं, r त्रिज्या का एक मैंने गोला लिया हुआ है, इसे हम गाउसी पृष्ठ कहते हैं। अब जो ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर मैंने एक पॉइंट लिया हुआ है P, पृष्ठ पर एक पॉइंट लिया हुआ है P। इस पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है E = 1/4πε0 Q/r²। इतनी तीव्रता होगी। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब स्टेप सेकंड देखते हैं। इस पॉइंट P पे मैंने एक अल्प अंश यानी एक छोटा सा हिस्सा, छोटा सा एरिया मैंने यहाँ पे लिया हुआ है।
अब मैं देख रहा हूँ कि इस छोटे से एरिया से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है। बिल्कुल आप ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एरिया लिया है और मैं काउंटिंग कर रहा हूँ कि यहाँ से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है। तो इस छोटे एरिया से जो अल्पांश से जो निकलने वाला फ्लक्स है वो फ्लक्स भी छोटा फ्लक्स होगा, स्मॉल फ्लक्स होगा। डी फाई से मैं डिनोट किया है। डी फाई इज इक्वल टू फ्लक्स कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है ई इंटू डी एस, है ना, वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी एस होगा। तो ई इंटू डी एस कितना होगा, देखो ये अगर मैं छोटा सा पृष्ठ ले रहा हूँ, अगर गोला है इसका छोटा सा पृष्ठ ले रहा हूँ तो लगभग समतल पृष्ठ दिख रहा है मेरे को। यहाँ पर एक मैंने छोटा सा पृष्ठ लिया है, समतल पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल सदिश डी ए इधर को जा रहा है और वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो बाहर निकल रही हैं ये भी इसी दिशा में जा रही हैं। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर ई डॉट डी एस इज इक्वल टू हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा, है ना, वेक्टर डॉट प्रोडक्ट है ई डी एस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू 0 रखूँगा, ई डी एस कॉस जीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हमें मिला ई डी एस। तो ई की वैल्यू मैंने पुट कर दी, ई डी एस आया तो ई की वैल्यू मैंने पुट की इक्वेशन 1 से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी एस, इक्वेशन सेकेंड। ये तो निकला था इस छोटे से अंश से, इस अल्पांश से निकलने वाला फ्लक्स। अब मैं पूरे गौसी पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्स की जब गणना करूँगा, पूरा कैलकुलेट करूँगा, तो हम कैसे इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे, इसका समाकलन कर देंगे। तो समीकरण 2 का जब हम समाकलन करेंगे तो समाकलन करके ऐसी वैल्यू हमें मिलेगी, है ना। लेफ्ट साइड डी फाई का समाकलन करेंगे, यानी समाकलन का मतलब उसका विस्तार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, तो फाई मिल जाएगा। जो कांस्टेंट क्वांटिटी है बाहर आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना। आवेश तो फिक्स है, ये हम बार बार बढ़ाएंगे नहीं, ये कांस्टेंट है। ये जो डिस्टेंस है, त्रिज्या है, ये भी फिक्स है। तो केवल और केवल जो है जो प्रसार यहाँ पर होगा, जो समाकलन होगा, ये किसका होगा, डी एस का होगा। यानी जो ये पृष्ठ है इसका हम प्रसार कर रहे हैं, पूरे पृष्ठ तक लेकर आ रहे हैं। तो जो थोड़ा सा एरिया था उस एरिया का जब हम प्रसार कर रहे हैं, पूरे पृष्ठ तक इसको लेके आ रहे हैं, तो ये डी एस हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर फाई इंटू डी एस। जब हम डी एस का प्रसार करेंगे तो पूरा गोले के पृष्ठ के बराबर ही आ जाएगा, गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। और गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर। इतना हमें मिल गया। यहाँ से देखते हैं, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे, फाई इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, ये टोटल फ्लक्स मिल गया। तो हमने देखा कि इस पृष्ठ से बद्ध टोटल फ्लक्स की वैल्यू कितनी है, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम ऑफ क्यू, ये वैल्यू हमें प्राप्त हो गई है। तो आज के टॉपिक में इतना ही, अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।